दोस्तों भारत के अंदर एक पुरानी कहावत है, बुढ़ापे में सटिया जाना, लेकिन देखने को बहुत कम मिलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अचानक से बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में उनका नाम ट्रिगर अगर आ रहा हो तो जरूर एक बार बता देना कि आपके दिमाग में किसका नाम आ रहा है। प्लस आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे दोस्तों कहावत वगैरह को एक साइड रख करके कि जो ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा दोस्तों एनालिसिस करेंगे। एक सिंपल मैंने एक्सेल शीट बनाई है, कुछ आंकड़े मैंने इसके ऊपर प्रेजेंट करे। टैरिफ लगाने से सिर्फ टैक्स ही नहीं बढ़ता, बहुत सारे इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आते हैं और क्या क्या आने वाले आज की वीडियो के अंदर दोस्तों समझेंगे, और जो हमारे शेयर बाजार को वीक करने में दोस्तों अहम भूमिका निभाते हैं। और आप सभी देख रहे हैं अभी लास्ट वाले दिन लगभग 1% के आसपास निफ्टी हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। तो इसको दोस्तों समझते हैं विस्तार से कि क्या क्या इम्पैक्ट बेसिकली होने वाला है, सिंपल भाषा में दोस्तों समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो ट्रंप का टैरिफ इंपैक्ट है 50% का, किस किस इंडस्ट्री में कितना कितना इंपैक्ट इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं किस इंडस्ट्री के अंदर, उसको दोस्तों समझने की जरूरत है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और बता रहा हूँ। एक तो अमेरिका इतना स्मार्ट है कि जो स्मार्टफोन और फार्मा है इसके ऊपर ना क्लैरिटी नहीं है, शायद वो टैरिफ ना लगे स्मार्टफोन्स के ऊपर या फार्मा के ऊपर। तो बहुत सारे रील्स वगैरह आपने देखी होगी कि भारत से बहुत ज्यादा आईफोन्स बन करके अमेरिका में गए हैं। अगर इतना तुम टैरिफ लगा दोगे, 400% लगा दोगे, 500% लगा दोगे, तो क्या अमेरिकन को वो आईफोन 4 लाख का मिलेगा, 5 लाख का मिलेगा? ऐसा नहीं है। अमेरिका बहुत स्मार्ट है, ये स्मार्टफोन्स के ऊपर और फार्मा जो उनकी एसेंशियल आइटम है उसके ऊपर शायद एग्जेम्प्ट कर दे, शायद टैरिफ ना लगे। बाकी चीजों के ऊपर दोस्तों क्या हो सकता है, जो वो ऑल्टरनेटिवली काम चला सकते हैं जिनका, तो वो दोस्तों समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कोई कंपलसरी नहीं है कि भैया इंडिया से लेना है, बहुत सारे और भी देश है जो बेच रहे हैं, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर मार करी है। अब ये सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इसी का ही है। अगर आप देखेंगे लगभग 1.5 लाख CR से लेकर के 2.5 लाख CR के आसपास का ये मार्केट है, और ये वो मार्केट है जो एक्सपोर्ट होता है। इतना एक्सपोर्ट हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर अमेरिका को करते हैं। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये निकल करके आती है, इसमें बहुत सारी आइटम्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट है। तो अमेरिका ने क्या करा है कि जिसका ऑल्टरनेटिव है उसके ऊपर तो भी पूरा इंपैक्ट डालो इंडिया के ऊपर, जिसका अल्टरनेटिव नहीं है उसको एग्जेम्प्ट कर दो। तो जैसे कि मैंने आईफोन का एग्जांपल लिया, जैसे मैंने फार्मा का एग्जांपल लिया। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास सेकंड है वो है ऑटो कंपोनेंट्स। 58,000 CR का ये जाता है, एक्सपोर्ट होता है, एस्टिमेटेड ये डाटा है जो मैंने एक्सेल शीट में डाला है। उसके बाद दोस्तों तीसरी इंडस्ट्री आती है जेम एंड ज्वेलरी, और इसमें 83 करोड़ 500 के आसपास ये एस्टिमेटेड है। उसके बाद हम गारमेंट्स की बात करें, गारमेंट्स आप देखेंगे 50,000 करोड़ है। अच्छा जब हम जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करते हैं, बहुत सारा राजस्थान का जो हैंडमेड आइटम्स है, जिसमें जेम्स हो सकता है, ज्वेलरीज हो सकती है हैंडमेड, या फिर वुडन वर्क्स हो सकता है। तो बहुत सारा काम होता है राजस्थान में, हैंडक्राफ्टेड बहुत सारा काम होता है। वो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे इस इंडस्ट्री के अंदर, जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को भी, बाकी देशों को भी। तो उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, उनकी जॉब्स के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। तो इस टैरिफ से दोस्तों क्या बेसिक इंपैक्ट पड़ता है, सिंपल भाषा में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हाल ही में हमें बहुत सारी न्यूज देखने को मिली है कि USA में अमेजॉन, वॉलमार्ट ने इंडिया से बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए या होल्ड पे रख दिए। अब उसका मुख्य रीजन क्या है, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैं भारत के अंदर किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चला रहा हूं और मैं टी-शर्ट एक्सपोर्ट करता हूं अमेरिका को, ठीक है। तो मान लेते हैं टी-शर्ट है, टैरिफ लगने से पहले ये टी-शर्ट में 1,000 रुपए की सेल करता था USA को, ठीक है। और USA खुशी खुशी मेरी ये टी-शर्ट बाय करता था, मैं एक्सपोर्ट करता था, हजारों करोड़ का मान लेते माल में एक्सपोर्ट कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या आई, अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का सीधा मतलब है टैक्स लगा दिया, कि भारत से अगर आप टी-शर्ट मंगाओगे तो 50% आपके ऊपर टैरिफ लग गया। आगे और बढ़ सकता है, कम हो सकता है, वो बात अलग है, आज के सिनेरियो के हिसाब से दोस्तों समझ रहे हैं। तो 50% टैरिफ का बेसिकली मतलब क्या है कि आप USA को ये टी-शर्ट लेने के लिए भाई 1,000 रुपए तो मेरे को देने पड़ेंगे, प्लस 50% टैक्स उनको USA गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी 1,000 प्लस 50% लगभग 500 रुपए। और अब उनको ये टी-शर्ट मिलेगी 1,500 रुपए की।
पुराना जो टैक्स है वो अलग है, ये 50% का टैरिफ अतिरिक्त लगाया गया, यानी ज्यादा लगाया गया। पुराने कस्टम वगैरह जो होंगे वो अलग होंगे, ये उससे अलग है। तो अब उनको ये टी शर्ट मिलेगी 1500 रुपए की। यानी ये जो मेन मुद्दा आ रहा है ना ऑर्डर कैंसिल होने का, ये मुद्दा है ये 500 रुपए। अब ये 500 रुपए को संभालना है। तो जो यूएसए के इंपोर्टर है, यानी अमेजोन है, वॉलमार्ट है, वो इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर से अगर कोई सामान मंगा रहा है तो वो सीधा ये बोलता है जी 500 रुपए का जो दंड है वो तो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं इस दंड को देने लग जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, क्योंकि इतना मार्जिन ही नहीं होता। आप सबको पता है अमेजोन वॉलमार्ट का मार्जिन होता कितना है, बहुत नॉमिनल सा मार्जिन वो लेते हैं, वो बल्क में काम करना पसंद करते हैं। 50% अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही बढ़ जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यूएसए के इंपोर्टर कहते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरर को कि भैया ये जो 500 रुपए का दंड है ये आप भुगतो, मुझे तो टी शर्ट 1000 रुपए की ही चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये 500 रुपए का दंड भुगतेगा कौन? अब चलिए यूएसए वाले इंपोर्टर ने तो मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं भुगतूंगा। अब ये 500 रुपए का प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कहे कि भैया तू 500 रुपए सस्ती टी शर्ट बेच दे, यूएसए के अंदर 200-300 रुपए सस्ती बेच दे ताकि उनको 1000 रुपए की मिल जाए, तो अगर वो ये काम करता है तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका मार्जिन खत्म हो जाएगा, उनका मार्जिन नहीं बचेगा। बहुत अच्छा मार्जिन है किसी प्रोडक्ट पे तो बात अलग है, लेकिन जो भी पहले काम कर रहे थे उससे तो 200 घट जाएगा। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल करके आता है। सॉल्यूशन हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे देश के इकोनॉमी के हित में नहीं है। सॉल्यूशन एज ए बिजनेसमैन निकल कर आता है। वो क्या आता है जरा इसको दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। अब जो एक मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, उसको दोस्तों अपना धंधा तो चलाना है, क्योंकि भाई उसका बिजनेस है, हजारों करोड़ का बिजनेस है, उसको अपना धंधा चलाना है। अब वो एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, अपना कारखाना इंडिया से उठाएगा और उठा करके या तो उसको वियतनाम ट्रांसफर कर दे या बांग्लादेश ट्रांसफर कर दे या किसी भी ऐसी कंट्री में ट्रांसफर कर दे जहां वो ट्रांसफर कर सकता है, जहां पर टैरिफ अमेरिका का बहुत कम है। वहां पर एक कंपनी रजिस्टर्ड करे, अपना कारखाना वहां पर जाकर के ट्रांसफर करे और वहां से यूएसए को अपना सामान बेचे। उससे क्या है, वो टैरिफ से बच जाएगा, क्योंकि वो इंडिया से नहीं आया, अब वो वियतनाम से आया, अब वो बांग्लादेश से आया है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन के दिमाग में ये थिंकिंग जाती है, क्यों ना मैं अपना कारखाना किसी दूसरे देश में ट्रांसफर कर दूं ताकि मैं वहां से बेच सकूं और मेरा ये टैरिफ वाला पंगा है वो बच जाए और मेरा धंधा चलता रहे। क्योंकि जिसको अपना धंधा बचाना है वो सबसे पहले अपना धंधा बचाना है ना, बाकी सारी चीज बात में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारे देश के हित में नहीं है। अब हित में क्यों नहीं है जरा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया से कोई भी कारखाना या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या किसी भी तरीके की कंपनी, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडेड ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया से उठ जाती है तो उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। वो हजारों की संख्या में हो सकते हैं, कुछ संख्या में हो सकते हैं या लाखों की संख्या में हो सकते हैं। उनका क्या होगा, उनकी जॉब सीधा चली जाएगी। पहला इंपैक्ट हमारे ऊपर ही आएगा। और हमारे देश के अंदर नॉर्मली होता है क्या, एक फैमिली के अंदर एक या दो ही मेंबर होते हैं कमाने वाले, मोस्टली तो आपको एक ही मिलेंगे और पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर किसी एक बंदे की जॉब छूटती है तो एक परिवार का पूरा फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो जाता है। तो आप इस बात को समझते हैं। तो सिर्फ एक बंदे की नौकरी ना देखे, उतने परिवार उसके साथ जुड़ेगी, परिवार इंपैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है इंडिया को। जब लोगों को इनकम नहीं आएगी, जॉब्स नहीं आएगी, तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से वीक हो सकती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो इम्पैक्ट आता है वो आता है टैक्स का। भाई हमारे यहाँ से कारखाना उठ करके मान लेते हैं वियतनाम चला गया, बांग्लादेश चला गया, फलाना किसी भी देश के अंदर चला गया, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो वहां से कुछ सामान बेच रहे हैं तो टैक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वह उस कंट्री को देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। यानी इंडिया को अब टैक्स नहीं मिलेगा, सेल टैक्स नहीं मिलेगा, यहाँ उनको डबल मार पड़ती है। तो कुल मिलाकर के ये दोस्तों प्रेशर अभी फिलहाल मैन्युफैक्चरर के ऊपर और कंपनीज के ऊपर आ रहा है कि हमें दूसरे देश शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि हर कंपनी की हालत खराब हो जाती है अगर 2-3 महीने के अंदर कोई सॉल्यूशन ना निकले। और हम सबको पता है कि 25% का टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है, 27 तारीख को रिमेनिंग 25% लगने की पॉसिबिलिटी है। तो 50% का टैरिफ लगते ही तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 25 में ही दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं। तो ये दोस्तों मेन इंपैक्ट है जो हमारे देश के ऊपर प्लस एक मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ता है, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आंकड़ा देख लेते हैं कि कितने सेक्टर के अंदर कितनी जॉब्स है जिनके ऊपर इंपैक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एस्टिमेटेड शीट मैंने रेडी करी है, कुछ इंटरनेट से जितनी जानकारी मिली वो मैंने उठाई है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो मेक श्योर थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर देखिए ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी के अंदर आप देखेंगे लगभग 1 लाख जॉब्स है। अब हमने उसी चीज को इंक्लूड करा है जो एक्सपोर्ट्स के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो लगभग जो ज्वेलरी सेक्टर है उसके अंदर लगभग 1 लाख जॉब्स है जो एक्सपोर्ट्स के अंदर है। सबका काम एक जैसा नहीं हो सकता। अब ये एक एस्टिमेटेड है, इम्पैक्ट आने का मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएंगी, लेकिन अगर इसमें से 10, 20, 30% का भी इम्पैक्ट आता है तो बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद देखिए राजस्थान की हैंडक्राफ्ट बहुत सारी आइटम्स है, स्टोन्स है, ज्वेलरीज है, वुडन आइटम्स है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, जो है लगभग 10 लाख जॉब्स। और इनके अंदर क्या है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो दोस्तों इनमें जुड़ी हुई है, जो अपना थोड़ा बहुत काम करके अपना घर का खर्चा चला रही हैं, तो वो दोस्तों इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स की, लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख जॉब्स है जो एक्सपोर्ट्स में जुड़ी हुई है, इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद जेम एंड ज्वेलरीज के अंदर लगभग 2 से 5 लाख जॉब्स है, तो मोर देन 15 लाख जॉब्स है। अब इम्पैक्ट कितने % के ऊपर आएगा कहा नहीं जा सकता, हो सकता है शॉर्ट आउट हो जाए। पुराना इतिहास रहा है, पहले डराते हैं फिर नेगोशिएट कर लेते हैं, नेगोशिएट हो जाए बहुत अच्छी बात है, आज हो जाए कल हो जाए पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो बहुत सारे कंफ्यूजन मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो ये है दोस्तों 15 लाख जॉब्स। मैं कहता हूं अगर इसमें से 30% को भी इम्पैक्ट आ जाता है, 5 लाख जॉब्स यानी 5 लाख परिवार कम नहीं होते। अब उनको कहां से आप जॉब जनरेट करके दोगे? भारत के अंदर वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत जोरों शोरों से नहीं चल रही है, इम्पैक्ट आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे चाइना तो बहुत दूर है। हम नॉर्मली अगर आप देखो, जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया से निकलते हो तो इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क आप देखो, नॉर्मल ट्रैफिक भी वहां से निकल रहा होता है, वहां के ट्रक फंसे हुए हैं, वहां का ट्रैफिक फंसा हुआ है। यानी हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं दे पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कि बड़ी बड़ी सड़कें हो, वहां से आराम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो ये काम जो चाइना प्रोवाइड करा पा रहा है, इंडिया अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कशन करते हैं FII के बारे में। FII कौन होते हैं? बाहर के इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में आकर के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उनको FII बोलते हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अगर हम इनकी बात करें, जुलाई मंथ, सिर्फ जुलाई मंथ के अंदर इन्होंने 1,03,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, वापिस निकाले हैं। भैया निकाल लो शेयर बाजार से, गिरने वाला है ना, कुछ इंपैक्ट आने वाला है, तो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है FII का। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त में, और अगस्त की भी हम बात करें 7 तारीख तक, उससे आगे का डाटा नहीं है, 7 तारीख तक 15,950 करोड़ निकाले। तो देखा जाए लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर FII ने 1,18,950 करोड़ रुपए के आसपास विड्रॉ करा है, पैसा अपना बाहर निकाला हमारे शेयर बाजार से, जिस वजह से आप देख रहे हैं लगातार हमारे शेयर बाजार के अंदर वीकनेस का इंपैक्ट बना हुआ है। तो ये बड़ा इंपैक्ट है दोस्तों। नॉर्मली देखिए अभी बहुत सारी एजेंसीज है, उन्होंने GDP ग्रोथ को डाउन कर दिया इंडिया के। एस्टिमेटेड आइडिया लगाया जा रहा है कि आधा % से लेकर 1% के आसपास का इंपैक्ट हमारी GDP स्लो डाउन हो सकती है अगर इस टैरिफ का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और ये और ज्यादा हो सकता है कि अगर ये वॉर थोड़ा सा छिड़ता है, टैरिफ वॉर थोड़ा छिड़ता है, हम वहां के ऑर्डर कैंसिल करें, वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, हम उनकी बात ना माने, तो ये बहुत सारी चीजें और इम्पैक्टफुल दोस्तों हो सकती है। तो यहाँ पर यह संभालना बड़ा जरूरी है, अगर ये नहीं संभाला तो इम्पैक्ट और बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक डाटा आ रहा है इंडिया का एक्सपोर्ट का। इंडिया किस किस कंट्री को कितना कितना एक्सपोर्ट करता है परसेंटेज टर्म में, उसका एक एस्टिमेटेड मैंने बनाया है डाटा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे अमेरिका को लगभग 17.9 यानी लगभग 18% के आसपास कुल जो एक्सपोर्ट करता है उसका इतना हिस्सा अमेरिका के पास है। फिर UAE, फिर नीदरलैंड आप देखेंगे 5% है, चाइना 3.87% है, सिंगापुर अगर आप देखेंगे 3.33% है। तो यहाँ पर हमें साफ देखने को मिलता है टॉप में आता है अमेरिका। तो जितना हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परसेंटेज या डिपेंडेंसी हमारे ऊपर अमेरिका की है। तो ये इम्पैक्ट इसलिए बहुत ज्यादा पड़ता है, अगर अमेरिका हमारे ऊपर इस तरीके की टैरिफ लगाता है तो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट वो इम्पैक्ट करता है। तो लास्ट में दोस्तों जो 25% हाइक किया गया है, 25% पहले लगाया गया था, 25% हाइक किया गया है, उसका जो मेन रीजन है जो हमें न्यूज वगैरह में सुनने को मिलता है, वो सुनने को मिलता है कि रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, हमें रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना होगा, तो ये टैरिफ की पेनल्टी हटा दी जाएगी। तो एक शर्त अमेरिका ने रखी थी और बहुत बार आपने इसको न्यूज वगैरह में हाल फिलहाल में देखा भी होगा कुछ दिनों में। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम जो ऑयल मंगाते हैं हमारी बहुत ज्यादा एसेंशियल आइटम है जिसको हम मंगाते हैं। हम कोई शौकिया तौर पे ऑयल तो मंगाते नहीं है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ना डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमारी इकोनॉमी पे।
अगर ऑयल के प्राइसेस डाउन होते हैं तो हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर अमेरिका कहता है भैया रशिया से व्यापार करना बंद करो, तब जाकर के हम आपको इस टैरिफ से राहत देंगे। लेकिन 2 मिनट सोचिए, क्या अमेरिका रशिया से कुछ नहीं मंगाता? अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूरेनियम यानी परमाणु बम में यूज होने वाला एक मेन कंपोनेंट यूरेनियम वो रशिया से मंगाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर वो रशिया से मंगाता है, और भी बहुत ज्यादा फलाना चीजें हैं और एसेंशियल आइटम्स है जो रशिया से मंगाता है। तो जो जरूरी आइटम है वो तो अमेरिका खुद डील कर रहा है रशिया के साथ, लेकिन इंडिया को कहता है भैया तुम ऑयल खरीदना बंद कर दो, तुम नहीं खरीद सकते, हमारी जो जरूरत के आइटम है हम तो खरीदेंगे। तो ये एक तरीके की मोनोपोली है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और एक कहावत भी है हमारे हिंदुस्तान में कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। तो ये तो दोस्तों वही वाली बात है कि हम जो चाहे वो करें, आप नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम है। तो एक दोस्तों कहने वाली बात ये है कि हम कुछ समय पहले तक कहते थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका में ये सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, और फलाना ये कंट्री हमारी दोस्त है। कहने वाली दोस्तों मेरी बात ये है कि जितना मैं समझ पाता हूँ पॉलिटिक्स को, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, किसको किससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, सब इस मतलब के हिसाब से जुड़े होते हैं। अदरवाइज कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड करने के बारे में सोचना चाहिए कि भैया अपने बिजनेसेस, हमारे देश के अंदर जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर लो। अगर आप कभी सोनीपत वगैरह जाओ या इंडस्ट्रियल एरियाज में जाओ, तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं दे पा रहे जो चाइना दे पा रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा, उनको फैसिलिटी दो ना यार, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दो, पूरा फोकस कर दो उनके ऊपर कि बिजनेसेस को हम बिल्कुल संभाल के रखेंगे, हमारे देश को हर फैसिलिटी देंगे, टैक्स कम से कम कर देंगे, पूरा हम फैसिलिटी देंगे उनको, पूरी सहायता देंगे, पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम से काम होगा। हब्स बना दो कि भी फलाना स्टेट के अंदर इस चीज का हब है, यहाँ पर काम होगा, जैसे कि चाइना करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिंपल है, विजन चाहिए, करने वाला चाहिए। लोगों को देखिए पैसा कमाना है, लोगों को काम करना है, लोग काम करने आएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज दोगे तो करेंगे। तो ये दोस्तों समझना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। इधर उधर भागने की बजाय अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेरे हिसाब से हम ज्यादा बेटर होते पाएंगे और मोनोपोली धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल दोस्तों आपको क्या कहना है इस बारे में, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। मेरा दोस्तों बस यही था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।